नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो 20 तारीख की शिफ्ट के सभी पेपर्स हुए थे उनके न्यूमेरिकल्स को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना। आज के जो न्यूमेरिकल्स हैं 20 तारीख में 3 शिफ्ट हुई है और 3 शिफ्ट में बहुत ही ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आए हैं। मतलब लगभग होंगे 25-26 न्यूमेरिकल हैं। तो इनको हम 2 पार्ट्स में पूरा करेंगे। आज आधे न्यूमेरिकल कर लेंगे और आधे न्यूमेरिकल हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, क्योंकि समझाना महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसीलिए इसको 2 पार्ट में हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल ये कह रहा है कि 1 किलोग्राम की एक वस्तु, तो 1 किलोग्राम कह रहा है। किलोग्राम का मतलब क्या दिया होगा? द्रव्यमान दिया होगा। द्रव्यमान का मतलब हो गया मास। कितना है? 1 केजी। 1 केजी दे रखा है, यानी कि 1 केजी उसका द्रव्यमान हो गया, मास हो गया। वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई, यानी कि हाइट दे रखी, ऊंचाई दे रखी है, यानी कि h फॉर हाइट दे रखी। कितना? 10 मीटर। 10 मीटर की ऊंचाई पर उसे खींचा गया है। ठीक है, उठाया गया। माने कोई वस्तु है 10 मीटर तक का ऊंचाई तक का, 1 किलो मान लो कुछ भी है, उसको 10 मीटर तक का ऊंचाई तक का उठाया गया है। ठीक है, तो गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य बताइए। ठीक है, अच्छा, जब गुरुत्व बल द्वारा कार्य किया जाता है, जैसे गुरुत्व बल जो होता है, वो तो पृथ्वी की ओर लगता है। गुरुत्व बल का मतलब क्या होता है? गुरुत्व बल जो है पृथ्वी की ओर लगता है। ठीक है, तो गुरुत्व बल का कार्य बताना है। तो हमने ये बताया था, 3 दिन से हम लोग वही पढ़ रहे हैं, क्या कि जो भी कार्य होता, अगर ऊंचाई पे कोई चीज गई, ठीक है, अगर ऊंचाई पे कोई चीज गई है, ठीक है, ऊंचाई पे कोई चीज गई है, तो उसमें क्या है? स्थितिज ऊर्जा आ जाती है। तो उसमें का जो कार्य होता है क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा हो जाती है, स्थितिज ऊर्जा। और स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? mgh। m की वैल्यू रख देंगे 1 kg, g की वैल्यू रख देंगे 9.8। 9.8 ये कह रहा है कि 9.8 रखनी है, इसलिए रखेंगे। और h कितनी है? 10, यानी कि ये हो गया 98 जूल। ये ऊर्जा आ गई। किंतु अभी देखिए 98 जूल तो सही है, यानी कि इतनी ऊर्जा, इतना कार्य किया गया है। लेकिन यदि गुरुत्व बल के सापेक्ष पूछा जाए, गुरुत्व ठीक है, बल, अगर गुरुत्व बल के सापेक्ष पूछा जाए तो गुरुत्व बल हमेशा कहां लगता है? पृथ्वी की ओर लगता है। कहां लगता है? पृथ्वी की ओर। और हम उसे ऊपर की ओर उठा रहे हैं, यानी कि गुरुत्व बल हमेशा, जैसे ये पृथ्वी हो गई तो पृथ्वी की केंद्र की ओर लगता है, और हम उसे क्या कह रहे हैं? पृथ्वी की सतह से ऊपर उठा रहे हैं, यानी कि विपरीत है। तो जब भी मामला विपरीत होता है तो हमेशा माइनस लग जाता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा -98 जूल। ठीक है, जब भी विपरीत होता है तो माइनस लग जाता है। चूंकि गुरुत्व बल के सापेक्ष पूछा, इसलिए गुरुत्व बल नीचे की ओर लगता है पृथ्वी का, और ये ऊपर की ओर जो है उठा रहे हैं, तो यानी कि ऊर्जा विपरीत लगा रहे हैं, इसीलिए माइनस का साइन रहेगा यहाँ पर। ठीक है ना। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कह ये रहे हैं कि 520 ग्राम पानी में, ठीक है, 520 ग्राम पानी में 45 ग्राम नमक को मिलाकर विलयन तैयार कर दिया गया। तो द्रव्यमान की सांद्रता के संदर्भ में, ठीक है, संदर्भ में द्रव्यमान की प्रतिशतता बतानी है। ठीक है, द्रव्यमान की प्रतिशतता बतानी है, कितनी हो जाएगी? देखिए, द्रव्यमान की, नमक की प्रतिशतता बतानी है। नमक ही तो पड़ा उसमें, इसी के द्रव्यमान की प्रतिशतता बतानी है। तो नमक की प्रतिशतता क्या हो जाएगी? नमक की मात्रा, नमक यानी की मात्रा, द्रव्यमान उसका, और बटे में कुल विलयन इंटू में 100। तो ये नमक की प्रतिशतता हो जाएगी। नमक कितना? 45, बटे में कुल कितना है? 520 प्लस 45, ये। ठीक है, कुल विलयन कितना हो जाएगा? इतना तो पानी है, और इतने पानी में 45 ग्राम नमक भी डाला जा रहा है, तो कुल विलयन कितना हो जाएगा? दोनों को जोड़ देंगे। जब जोड़ेंगे तो 65 हो जाएगा। 565 गुणे में 100। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए जो है 565 हो गया। अब देखिए आंसर जो दे रखा 7.96, 8.86, 8.1 और 6.96, ये दे रखा। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है? इसको ऊपर कितना आ गया? 4500 बटे में 565। अब देखिए, यानी कि शुरुआत में ही डिफरेंट है। शुरुआत में ही क्या है? डिफरेंट है। ठीक है, शुरुआत में ही डिफरेंट है, यानी कि केवल हमें एक बार ले जाना है। ठीक है, केवल हमें एक बार ले जाना है, और एक बार ही ले जाने से हमको पहचान लेना है कि ज्यादा होगा कि कम होगा। तो आप इसको 1 या 2 बार ट्राई कर सकते हो, मतलब 7 से देख लीजिए।
ठीक है। 7 से देख लीजिए, 7 पन्ना 35 का 5 हासिल लग गया 3, 7 छंग 42, 3 45 का 5 हासिल लग गया 4, और 7 पन्ना 35 4 39, यानी कि 39 आ रहा है, यानी कि 45 से ये क्या है, कम है, यानी कि 7 बार तो जाएगा। देखिए 8 बार तो नहीं जाएगा, 7 बार तो जाएगा 8 बार तो नहीं। 8 पंच 40 का 0 हासिल लग गया 4, 8 छंग 48 और 52 का 2 हासिल लग गया 5, और 8 पंच 40 और 5 45 से देखिए ज्यादा हुआ जा रहा है, यानी कि 8 तो गलत है, यानी कि यही आपका विकल्प हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका विकल्प हो जाएगा, पूरा नहीं करेंगे, केवल एक ही बार गुणा करेंगे और मालूम हो जाएगा। ठीक है ना, तो केवल आप 7 से कर लीजिए, फिर 8 से कर लीजिए, मालूम हो गया 8 से ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए 7 उसमें लिए पर्टिकुलर है। बहुत ही गजब, अगला क्वेश्चन है, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। ठीक है ना, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। ठीक है, मानना पड़ेगा। देखिए क्या कह रहा है, 45 डिग्री सेल्सियस पे हवा में 45 डिग्री टेम्परेचर कितना दे रखा, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, में ये कह रहा है कि ध्वनि का वेग कितना है। ठीक है, क्या कह रहा है, ध्वनि का वेग कितना है, पूछा गया है ध्वनि का वेग। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्वनि का वेग, और ऑप्शन भी हम लिख देते हैं। 346 है, 300 है, और 360 है, और 330 है। ठीक है, ये है। तो ध्वनि का वेग पूछा गया है। अच्छा, ध्वनि का वेग आपने तो रटा होगा 332 मीटर पर सेकंड होता है, ये आपने रटा होगा, मालूम भी है कि 332 मीटर पर सेकंड होता है, या 330 मान लेते हैं। ठीक है, कहीं कहीं किताबों में 330 दिया होता है, कहीं कहीं किताबों पर 332 दिया होता, ऐसा आपने बहुत मुश्किल से रटा होगा। क्या आपने मालूम है, क्या आपको मालूम है कि ये ध्वनि का वेग इतना होता है, कितने डिग्री सेल्सियस पे होता है, ये होता है आपका 0 डिग्री सेल्सियस पे, ये तो 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है। 332 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है, तो 25 डिग्री सेल्सियस पे उन्होंने पूछ लिया है। अब एक और बात आपके जो है मालूम होनी चाहिए कि 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने पर कितना बढ़ जाता है, 0.61। ठीक है, यानी कि 0.61 जो है मीटर पर सेकंड जो है बढ़ जा, 1 डिग्री सेंटीग्रेड अगर बढ़ता है तो चाल कितनी 0.61 मीटर पर सेकंड बढ़ जाती है। तो इतना बढ़ने पे कितना होगा, तो 25 गुणे 0.61 को क्या 60 भी मान सकते हो, लगभग में हमें निकालना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए बहुत दूर 346 300, तो आप 0.6 से भी गुणा कर दोगे तो आई थिंक आंसर मिल जाना चाहिए। 150 आ गया, 15 आ गया। अब 15 जब इसमें जोड़ोगे तो कितना दे देगा, ये आपको दे देगा, इसमें जोड़ देंगे 332 प्लस में 15, यानी कि 347 के लगभग देगा, 347 मीटर पर सेकंड इतना देगा। तो 347 के लगभग क्या है, ये 46 है। तो इसमें आपके ये भी चीज इन्वॉल्व हो गई और ये भी चीज इन्वॉल्व हो गई। गजब का क्वेश्चन बनाया है। ठीक है, गजब का। फिर अगला है, गुरुत्वीय स्थिरांक जी की इकाई बताइए, यानी कि जी का जो है इकाई बताना है, जी का इकाई बताना है। जी यानी कि ये गुरुत्वीकरण जी का इकाई बताना, कैसे बताएंगे, देखिए ये कहाँ लगता है, ये कोई दो पिंड हो गए, मान लिया इसका द्रव्यमान m1 है, इसका द्रव्यमान m2 है, कोई भी दो द्रव्यमान हो गए, मान लीजिए पृथ्वी हो गई, ये मंगल है, ये पृथ्वी हो गई, ये मंगल है, दो बड़े बड़े पिंड हैं। तो जो बड़े बड़े पिंड हैं उनकी बीच की कुछ दूरी भी होगी, मान लिया ये दूरी r के बराबर है, त्रिज्या r के बराबर, इनके बीच की दूरी जो है वो r के बराबर है। ठीक है, इनके बीच की जो दूरी है वो r के बराबर है। ठीक है, सेंटर से लिया जाएगा तो ये r के बराबर है। तो जब भी दो बड़ी बड़ी बॉडी होती, जैसे मान लो चंद्रमा हो गया और पृथ्वी हो गई, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, क्यों लगाता है, क्योंकि उसके बीच एक बल काम करता है जो उसको बांधे रहता है। बल जो होता है अनुक्रमानुपाती होता है इनके द्रव्यमान के, यानी कि द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती का मतलब ये जितना ज्यादा होगा, यानी कि मास जितना ज्यादा होगा, पृथ्वी जैसे बहुत भारी है पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी बहुत भारी है और जो है चंद्रमा भी बहुत भारी है, तो दोनों का द्रव्यमान जब बहुत भारी है तो उनके बीच एक बल काम करता है जो उनको बांधे रखता है। ये बल जो होता है F बराबर दोनों के गुणनफल के बराबर होता है, और F जो होता है बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि जितना ज्यादा ये दूर होते जाएंगे बल भी उतना ही ज्यादा
होता यानी कि कम होता चला जाएगा। अगर ये दूरी ज्यादा होगी तो बल कम लगेगा, दूरी और ज्यादा इसको खिसकाते चले जाएंगे तो बल कम होता चला जाएगा। तो बल बराबर क्या हो गया, एक साथ लेने पर m1 m2 बटे r स्क्वायर, ये हो गया। तो बल बराबर यहाँ पे एक नियतांक रखते हैं g, ठीक है, m1 m2 बटे में r स्क्वायर। यही चीज आपसे पूछा गया है, ठीक है, g का मात्रक पूछा गया। यहां से निकालते हैं, इसको ऊपर गुणा कर देंगे और इसको m को नीचे फेंक देंगे। तो g बराबर कितना आ गया, g बराबर ये f हो गया r स्क्वायर बटे m1 m2 का इस ये, ठीक है, ये हो गया। तो g बराबर कितना, f का मतलब है बल, ठीक है, f का मतलब होता है बल, और बल का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक होता है न्यूटन, ठीक है, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। तो ये हो गया न्यूटन। और r तो एक दूरी है, और दूरी का मात्रक क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। तो दूरी का मात्रक हो गया मीटर स्क्वायर बटे में ये क्या है, द्रव्यमान है, और द्रव्यमान को हमेशा किलो में नापा जाता है। तो ये हो गया किलोग्राम का स्क्वायर, यही इसका मात्रक हो गया, यही इसका मात्रक हो गया। और इसी से इसकी बीमा भी निकाली जा सकती है, ठीक है। तो ये इसका मात्रक हो गया, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये दे रखा 2 एम्पियर विद्युत धारा, ठीक है, जैसे जो भी दिया करे उसको लिख लिया जाता है। 2 एम्पियर विद्युत धारा यानी कि I दे रखा, करंट I दे रखा है, I की वैल्यू कितनी दे रखा है, 2 एम्पियर। ये धारा दे रखी है, क्या दे रखी है, धारा, धारा का मतलब करंट दे रखी है, 2 एम्पियर की करंट दे रखी है। और 5 ओम के प्रतिरोध में एक विद्युत धारा जो है 5 ओम के प्रतिरोध में बह रही है। मान लो ये कोई ये R जो दे रखा है ये 5 ओम दे रखा है, ठीक है, ये कोई तार है और इसमें ये ब्रेकर है यानी कि 5 ओम है, प्रतिरोध है। प्रतिरोध का मतलब क्या है, धारा के मार्ग में रुकावट है, ठीक है, धारा इधर I बह रही है तो धारा के मार्ग में रुकावट है, ये पूछा गया। और फिर ये कहा है प्रतिरोध में 1 मिनट में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा, यानी कि समय दे रखा टाइम 1 मिनट, 1 मिनट का मतलब हो गया 60 सेकेंड, ठीक है। और क्या कह रहा है, आवेश की मात्रा बताइए। आवेश का मतलब है कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बह रहा है, ठीक है। आवेश का मतलब तो समझ रहे हो, आवेश का मतलब है इलेक्ट्रॉनों का पूरा समूह, इस तार में से कितने इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं, ठीक है, इतने मिनट में। तो कैसे निकालेंगे, धारा की परिभाषा लेंगे। धारा क्या होती है, धारा क्या होती है, धारा क्या होती है, धारा होती है कि 1 सेकंड में जो भी आवेश बहता है, यानी कि आवेश कितने सेकंड में, 1 सेकंड में, 1 सेकंड में जितना आवेश बहता है वही जो है धारा कहलाती है। धारा की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ पे 2 एम्पियर दे रखी है, वो रख देंगे। और यहाँ पे 1 सेकंड में निकाला गया है तो यहाँ पे 60 सेकंड यानी कि समय कितना रख देंगे, 60 रख देंगे। और बटे में आवेश हो जाएगा, ये इधर गुणा हो जाएगा तो 120 आ जाएगा, यानी कि कितना आ गया, 120 कूलाम, ये आवेश हो गया, ठीक है, ये आवेश कितना आ गया, 120 कूलाम आ गया, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा 120 कूलाम। अब आप कहेंगे आर का तो कहीं प्रयोग ही नहीं किया, बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें तो आवेश निकालना है। आवेश क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का एक समूह होता है, एक चलता फिरता जान लीजिए बादल का समूह होता है। एक जान लीजिए कि ये, और ये क्या, एक ये रोड हो गई, तार क्या है, एक रोड जैसी हो जाती है। और ये आवेश क्या होता है, एक ब्रेकर जैसा हो जाता है। अब उस ब्रेकर में से कितनी गाड़ियां गुजर रही हैं, तो ब्रेकर से क्या मतलब है, उससे तो कोई मतलब है नहीं, ब्रेकर से क्या मतलब है, ठीक है। तो जितनी जो है क्या कहते हैं आवेश गुजर रहा है उससे कोई मतलब नहीं, बस ये बताना है कितना आवेश गुजर रहा है, बस इतनी चीज, ठीक है। तो इससे कोई मतलब है नहीं, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद कह रहा हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन, हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन में क्या क्या मुक्त होता है, ठीक है। देखिए जब भी आ जाए हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन के दहन में क्या मुक्त होता है। देखिए हाइड्रोकार्बन का मतलब ये होता है जिसमें हाइड्रोजन होता है, और कार्बन का मतलब ये होता है जिसमें कार्बन होता है। यानी कि ऐसी भी चीज, कोई चीज, ऐसी कोई चीज जो हाइड्रोकार्बन हो, यानी कि हाइड्रोजन हो कार्बन हो, उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं।
और दुनिया में हर चीज जो जल सकती है मेटल को छोड़ के, यानी कि जो भी धातुएं होती हैं उनको छोड़कर जितनी भी चीजें जो जल सकती हैं सब के सब में कार्बन जरूर होता है। कार्बन दुनिया में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व है, जो कि जो है सभी वस्तुओं के अंदर होता है, क्योंकि हर वस्तु लगभग जल सकती है। दहन का मतलब होता है जलना। तो जब भी कोई चीज जलती है तो क्या निकलता है? धुआं निकलता है। धुएं में क्या होता है? CO2 गैस होती है, और वो जो धुआं निकलता है वही ऊपर जाकर फिर वाष्प बन जाता है, यानी कि उसी में क्या होता होगा? H2O। यानी कि ये दोनों चीजें होती है, जो हाइड्रोजन होता है H2O होता है, और कार्बन जो होता है ये O होता है। दहन में हमेशा ऑक्सीजन तो रहती है। दहन में जब भी जलेगा तो ऑक्सीजन रहेगी, और हाइड्रोजन यहां से आ जाता है, कार्बन यहां से आ जाता है। तो ये चीजें होती है, यानी कि वाष्प बनती है, और वाष्प बनने के बाद जो है कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो ये इसमें आपका हो गया। यदि एक कार जो है, अगला क्वेश्चन है, यदि एक कार जो है 2000 जूल, एक कार जो है 2000 जूल ऊर्जा का उपयोग करती है, यानी कि खींचती है। एक कार जो है 2000 ऊर्जा का उपयोग करती है और इसका उत्पादन 500 जूल है, तो कार्य की दक्षता बताइए। तो दक्षता क्या हो जाएगी? इनपुट कितना है, आउटपुट कितना है? 500। इनपुट ले कितना रही है? 2000 ले रही है, इनपुट कर रही है 2000 ले रही है और 500 दे रही है, तो बाकी जो है कितनी हो जाएगी? 0 0 कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा, 5 से 25% इसकी जो है क्षमता हो जाएगी। ये हो गया। फिर उसके बाद वही क्वेश्चन पूछा है, स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? तो स्थितिज ऊर्जा तो हम लोग कई दिन से पढ़ रहे हैं, mgh होती है। ठीक है, mgh होती है। प्रकृति में अकेले कभी नहीं पाए जाते हैं। कौन सा चीज है? जब बल है, ठीक है, पहला ऑप्शन है, वेग है, फिर गति है, और फिर जो है दबाव है। ठीक है, दबाव है। कह रहा है प्रकृति में कौन जो है अकेले कभी नहीं पाया जाता, यानी कि जोड़े में पाया जाता है। अकेले नहीं पाया जाता मतलब किसी दूसरे के साथ पाया जाता है। ऐसा क्या है जो प्रकृति में अकेले नहीं पाया जाता? देखिए, यहां से स्टार्ट करते हैं। दबाव, जैसे हम किसी चीज को प्रेस कर रहे हैं, दबा रहे हैं, ठीक है, प्रेस कर रहे हैं, या किसी भी चीज को दबा रहे हैं, तो दबा रहे हैं तो वहां पे दबाव तो अकेले ही, और कुछ तो वहां पे लग नहीं रहा, तो ये तो होगा नहीं। यानी कि किसी अकेली चीज को भी हम दबा सकते हैं, कोई भी चीज है हम दबा सकते हैं। फिर है गति। गति, हम जब जा रहे हैं तो मान लो 50 किलोमीटर की स्पीड से जा रहे हैं, वो भी अकेले ही है, कोई दूसरी चीज उसमें इन्वॉल्व नहीं होगी। और वेग और गति तो एक ही चीज होती, ये भी यानी कि नहीं है। बल, बल हमेशा एक ऐसी चीज होती है जो कभी भी अकेले नहीं पाई जाती है। तो आप कहोगे तो इसके साथ क्या पाया जाता है? तो बल हमेशा कार्य के साथ पाया जाता है। आप जहां पर भी बल लगाओगे, ठीक है, आप जहां पर भी बल लगाओगे वहां पे कुछ ना कुछ कार्य जरूर होगा। ठीक है, बल लगाने पे कार्य जरूर होता है, बिना बल लगाए कोई कार्य नहीं होता है। तो ये हमेशा जोड़े में ही पाया जाता है, यानी कि बल लगाने में कार्य जरूर होगा। अब आप कहोगे मान लो दीवार में हमने थोड़ा सा बल लगा दिया, दीवार नहीं गिरी, तो आपने इतना थोड़ा सा क्यों बल लगाया? आप ज्यादा बल लगाइए तो कार्य आप जरूर कर ले जाएंगे, यानी कि बल की मात्रा ज्यादा होगी तो काम आपका जरूर होगा। ठीक है, तो बल लगाना सीखिए, फोर्स लगाना सीखिए। ठीक है, फोर्स। फिर अगला है पोटेशियम। पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, पोटेशियम दे रखा है, और परमाणु संख्या, परमाणु संख्या कितनी दे रखी? 19 दे रखी, यानी कि 19 हो गया। ठीक है, और फिर क्या दे रखा है? इसमें 39 वो भार है, भार 39 है। तो क्या हो जाएगा? देखिए, ये अगर परमाणु है, इसमें प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, और चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगाते हैं, चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। अब इसमें परमाणु जितने होते हैं, परमाणु क्रमांक, ठीक है, परमाणु क्रमांक जो है वो 19 दे रखा है। परमाणु क्रमांक 19 होगा तो प्रोटॉन भी 19 होगा। कितना? प्रोटॉन भी कितना होगा? 19 होगा, और जितना प्रोटॉन होगा उतने क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा। यानी कि तीनों चीजें ये समान समान होती हैं। ठीक है, प्रोटॉन, परमाणु क्रमांक, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, ये तीनों चीजें जो है समान होती। तब भार क्या होता है? जो इसके अंदर लिखा हुआ है, जो इसके अंदर लिखा हुआ है यही भार होता है। तो भार बराबर क्या हो जाएगा? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन।
भार कितना दिया है 39। ये हमेशा ऊपर, जैसे आदमी के ऊपर भार लदा होता है ना, आदमी के सर के ऊपर भार लदा होता है, वैसे इसके सर पर भी ये भार होता है। और नीचे क्या होता है, क्रमांक होता है, परमाणु क्रमांक होता है। ठीक है, तो भार बराबर क्या होता है, भार की जगह पे 39 लिख दीजिए, प्रोटॉन की जगह पे 19 लिख दीजिए प्लस न्यूट्रॉन, ये इधर माइनस कर दीजिए तो 20 आपका न्यूट्रॉन आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस ढंग से ये करेंगे। फिर अगला ये दे रखा है कि स्थिर या गति अवस्था में, यानी कि या तो स्थिर है या तो गतिज की अवस्था में, या तो कोई चीज स्थिर है तो, या गति की अवस्था में तो क्या कहते हैं, अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध, यानी कि प्रतिरोध का मतलब विरोध करने की प्रवृत्ति, यानी कि जैसे कोई, ठीक है, कोई भी वस्तु यहाँ पे रुकी हुई है ये, ठीक है, तो अगर हम इस पे जो है क्या कर रहे हैं, धक्का लगाएंगे तो क्या होगा, ये विरोध करेगा, तभी तो हमको उस पर बल लगाना पड़ेगा। अगर ये विरोध नहीं करता तो हमें बल थोड़ी ना लगाना पड़ता। या ऐसे मान लो कोई चीज जो है चली आ रही है, तो इसको रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक आदमी को इस पे बल लगाना पड़ेगा। ठीक है, रोकने के लिए भी बल लगाना पड़ता, चाहे ब्रेक लगानी पड़े, चाहे वो हाथ से रोकना पड़े, चाहे जो भी चीज हो, लेकिन बल जरूर लगाना पड़ता। किसी भी चीज को रोकने के लिए या किसी भी चीज को चलाने के लिए भी बल लगाना पड़ता है। यानी कि कोई भी चीज जो होती है ना, अपनी अवस्था में बनी रहना चाहती है जब तक कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। ये न्यूटन का प्रथम नियम है। क्या है, न्यूटन का प्रथम नियम है। और न्यूटन का प्रथम नियम जो है यही है कि कोई चीज अगर चल रही है तो चलती रहेगी, कोई चीज अगर रुकी हुई है तो रुकी हुई है, जब तक कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाएगा। और ये क्यों होता है, ये इसके जड़त्व के कारण होता है। जड़त्व, जड़त्व का मतलब हो गया जड़, जड़ का मतलब हो गया, जड़ का मतलब हो गया जैसे पेड़ों की जड़ें होती ना, तो पेड़ों की जड़ें क्या होती, वो बनी रहे, जिस अवस्था में है उसी अवस्था में उसे रखना चाहती है। जैसे ये जड़, जड़ का मतलब जैसे पत्थर रखा हुआ है तो ये अपने आप को स्थिर करना चाहेगा, जड़ करना चाहेगा बिल्कुल। ठीक है, और उस पर हम बल लगाएंगे तो जो है हमें बल लगाना पड़ेगा। तो यही है जड़त्व का नियम। ठीक है, जड़त्व का नियम यानी कि जड़ हो जाती है कोई वस्तु, इसीलिए उस पर बल लगाना पड़ता है। ठीक है, तो ये जड़त्व के कारण होता है और ये न्यूटन का प्रथम नियम होता है। ठीक है, कोई वस्तु जब विरोध करती है, किसी भी गति का विरोध करती है, तो इसी कारण से होता है। ठीक है ना, तो ये आपके 12 क्वेश्चन हो गए और 12 क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, बच्चे उससे बोर होने लगते हैं। ठीक है, तो आधा जो है सेकंड पार्ट में हम लोग जो है बनाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए हमें जो है